जय हिंद। एमपी स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। तो क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी लगभग में हमारे पास 2.5 महीना बचा हुआ है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये 2.5 महीना में टोटल हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना जल्दी इस पूरा सिलेबस कवर करा दें। ठीक है, अगर छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस चैनल पे आप सभी का जितना छूट गया है आप लोगों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो पूछ सकता है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, पूछेगा यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो देखिए, अपसारी किरण पुंज। अच्छा, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब देखिए, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा बोलेगा सचित्र वर्णन करें। तो अपसारी किरण पुंज का देखिए फिगर कैसे होगा। देखिए, जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु है, ये बिंदु बना दिए, इससे होकर प्रकाश का किरण चारों ओर फैल रहा है। ठीक है, फैल रहा है। ठीक, फैल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ये फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? समांतर किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि समांतर बना दीजिए, 3 गो लाइन खींच दीजिए और तीर का चिन्ह दे दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज क्या है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये बिंदु बना दिए, ये बिंदु पर आकर मिले ऐसे। ठीक है, ये आने का चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसे आकर मिले तो ये क्या कहलाएगा? तो हमारा कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, याद रहेगा कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब आगे देखिए, पदार्थ के आधार पर प्रकाश के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस चैप्टर का जो था ना, मैंने VVI ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पदार्थ के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ये पदार्थ के आधार पर प्रकाश के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे में आ जाएगा हवा, जल, ये सब। ठीक है, वहीं देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा नहीं सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे में हो जाएगा ईंट, पत्थर, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद देखिए, पारभासी पदार्थ क्या होता है? जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः आर पार आ जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब हमारा क्या है? पारभासी पदार्थ है। तो देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन लगभग में एक साल बीच बीच करके पूछा जाता है। या तो अपवर्तन का पूछेगा या तो परावर्तन का पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूछते जाएगा। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम होते हैं? तो देखिए, प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतित किरण, यहाँ से देखिए ये हम प्रकाश बना दिए, प्रकाश से किरण आ रहा है, उसको जो प्रकाश से जो किरण आएगा उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, किरण आया, ये सतह बना दिए, सतह से टकरा कर जो लौटा ना उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, यानी कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है बीच वाला, ये जो तीनों जहाँ पे एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु पर ये जो लंब डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तो तीनों एक ही समतल में है, एक ही सतह पर है। ठीक, उसके बाद देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, तब जोड़कर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2, और दूसरा चैप्टर में है प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो वो भी जान लेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम टोटल जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है वही बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स का जब ऑल कंप्लीट कर देंगे ना पूरा शॉर्ट पढ़ाकर, तब लास्ट में कम से कम 10 गो इस चैप्टर का हम लॉन्ग छाटे हुए, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है जो हार्ड वर्क करके तैयारी हो जाए। ठीक है, तो जितना तेज़ी में अभी सिलेबस कवर किया जाएगा वही सबसे बेहतर है। ठीक, तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब और कौन सा प्रतिबिंब कहा जाता है, तो आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अच्छा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जो सूर्य के वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। आप अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंतर भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा दे दीजिएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा दे दीजिएगा। लिखिएगा जो सूर्य के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो सूर्य के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो इतना अंतर आप लिख सकते हैं। आप इतना में आप लोगों को 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को बताइए या लिखे। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दर्पण से पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। याद रखिएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो प्लेन हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। वैसा दर्पण जो समतल हो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं वैसा दर्पण जो गोल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है,
और यहाँ से देखिए उत्तल और अवतल में अंतर भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण अंदर की ओर धंसा हो, क्या हो, धंसा हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, जो उभरा हो, क्या हो, उभरा हो। वैसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है और वही अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, हजामत के रूप में किया। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, और प्रकाश को फैलाने में, ठीक है ये, और चेहरे का छोटा प्रतिबिंब देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में। ठीक है, साइड मिरर के रूप में। उसके बाद चेहरा का छोटा प्रतिबिंब देखने में। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब देखने में। ठीक है, प्रतिबिंब देखने में। ठीक है, और प्रकाश को फैलाने में। तो पूछेगा उत्तल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे या 2 उपयोग को लिखे। तो एक हो गया साइड मिरर के रूप में, दूसरा हुआ चेहरा का छोटा प्रतिबिंब देखने में, तीसरा हुआ प्रकाश को फैलाने में, ऐसे ना होगा, हाँ, तो प्रकाश को फैलाने में। ठीक है, याद रहेगा। वही अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हजामत के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में, और डॉक्टर द्वारा मरीजों के आँख नाक कान के जांच में, और हेडलाइट के रूप में किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि वाहन चालक को पीछे से आ रही वाहन छोटा और साफ साफ दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि बताइए उत्तल दर्पण को हम लोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, तो सेम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का हजामत के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, अगर पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, अवतल दर्पण का हजामत के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो बड़ा होता है, तो हजामत के टाइम में दाढ़ी बनाने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में या दाढ़ी बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग भी बता दिए हम जो जरूरी था। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आवर्धन। पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी कि m बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात। ठीक है, तो देखिए m बराबर क्या होता है, v/u, जहां m का मतलब क्या हो जाएगा, आवर्धन, v का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, लेकिन आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। ठीक है, जितना फिजिक्स का MVVI क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। ठीक है, अभी जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उस पे मैंने 100 पे हिंदी का मैंने 100 पे टोटल 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर कराए हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको कवर कराना होता है। ठीक है, तो वही हम कवर कराए। जैसे हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो लेखक का नाम करवाए हैं, उसी पे उसका जन्म कब हुआ, संविधान कब लिखे। ठीक है, ये सब जितना ऑब्जेक्टिव है वो कवर करा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को एक
दिसंबर को वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, वो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। व्याकरण का भी और बुक से रिलेटेड भी जितना है उस पर ऑब्जेक्टिव कवर करा दिया गया है, उससे हटकर कहीं से नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उसी में से पूछेगा। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।